हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज के हम लेक्चर में बात करेंगे क्लास ट्वेल्थ का जो चैप्टर नंबर 1 है उसी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है वैद्युत क्षेत्र। इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, इसको कैसे नापते हैं, इसको कैसे मीज़र करते हैं और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज यानी कि प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे हम मापते हैं, कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, तो साथ ही दोस्तों को शेयर भी करें, और अगर समझ में आता है और अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र क्या है। तो वैद्युत क्षेत्र दोस्तों क्या है, जैसे हमने पिछले लेक्चर में बात किया था कूलाम के नियम की, और उससे पहले हमने बात किया था चार्ज यानी कि आवेश की। तो जैसे मान लीजिए अगर आपके पास में कोई एक आवेश है कैपिटल Q और उसके पास में दूसरा आवेश रख दिया जाए स्मॉल q, तो कूलाम के नियम के हिसाब से इन दोनों आवेशों के बीच में एक बल कार्य करने लगता है जिसका मान होता है F बराबर 1 और 4πε0 कैपिटल Q इंटू स्मॉल q बटे दोनों के बीच की दूरी जो है r स्क्वायर है। ये तो बल कार्य करने लगता है, लेकिन आखिर ये बल कार्य करता क्यों है, आखिर ये बल कार्य क्यों करता है। जैसे मान लीजिए आपके पास में दो वस्तुएं हैं जैसे मान लो, और दोनों का द्रव्यमान है m1 और m2, तो उनके बीच में एक बल कार्य करता है, लेकिन उसका क्या कारण होता है, गुरुत्वीय क्षेत्र, यानी कि एक जो है गुरुत्व है। जैसे आप पृथ्वी पर कोई भी चीज़ फेंकते हो जब ऊपर, तो वो नीचे की ओर आती है, उसका कारण क्या है कि गुरुत्व, ग्रेविटी ऑफ अर्थ, उसी के कारण तो आती है नीचे। इसी तरीके से जब किसी आवेश को आप किसी भी दूसरे आवेश के निकट रख देते हो, तो ये वाला आवेश जो है इस वाले आवेश की ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित होने लगेगा, डिपेंड करेगा अपॉन दी चार्ज के नेचर पर। जैसे समान आवेश होते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, और अगर विपरीत आवेश है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करते हैं। ये हमने पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। तो अब हम डिफाइन करेंगे वैद्युत क्षेत्र क्या है। तो वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें अन्य आवेश उसके किसके जिस आवेश के पास उसको रखा गया है। तो एक आवेश है, मान लीजिए कैपिटल Q है, और उसके पास में स्मॉल q आवेश रख देंगे, तो वैद्युत क्षेत्र इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें कोई अन्य आवेश स्मॉल q इस वैद्युत आवेश के वैद्युत बल का प्रभाव अनुभव करता है, या इस आवेश के प्रभाव का, वैद्युत प्रभाव का अनुभव करता है। कौन सा प्रभाव होगा यहाँ पर, वैद्युत प्रभाव होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होगा, बेसिकली वैद्युत बल होगा, जो कि कूलाम के नियम के अनुसार आप दे सकते हो। तो ये बल लग रहा है, इसका कारण क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। तो वैद्युत क्षेत्र वह क्षेत्र है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें अन्य आवेश उसके वैद्युत क्षेत्र का क्या करता है, अनुभव करता है। ये तो हो गया वैद्युत क्षेत्र के बारे में। अब हम बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र जो है इसको हम किस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, और फिर हम बात करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र को हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि कैसे निकाल सकते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कैसे करेंगे दोस्तों, उसके लिए एक टर्म है जिसको कहा जाता है वैद्युत क्षेत्र रेखा। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं का मतलब है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इनको भी कहा जाता है, दोनों चीज़ें हैं। तो ये बेसिकली क्या होती हैं, जैसे आपने बताया कि जैसे एक आवेश है, उसके पास दूसरे आवेश को जब रख दिया जाता है तो वो क्या करता है, एक प्रकार का वैद्युत प्रभाव अनुभव करता है। अब इस वैद्युत प्रभाव को तो हमने माप लिया कि ये बराबर 1 और 4πε0 Q/R हो जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी हैं जिसके अनुसार हम इस आवेश को अब जैसे क्या हो गया कि इस आवेश को जब रखोगे तो इस पर बल लगेगा, और न्यूटन जो है, न्यूटन ने ये बताया है, गति विषयक द्वितीय नियम जो है, न्यूटन सेकंड लॉ, वो ये बताता है कि जब किसी वस्तु पर एक बल लगता है तो वो बल जो होता है वो क्या करने लगता है, गति करने लगता है। जब गति करेगा तो इसका मतलब है उसका कोई एक पथ होगा, उसकी कोई एक रास्ता होगी, और उस रास्ते के अनुसार ही वो क्या करेगा, गति करेगा। तो ये जो रास्ता होगा, ये जो पथ होगा किसी भी आवेशित कण का,
किसी दूसरे आवेश के वैद्युत प्रभाव के कारण उसी पथ को हम क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र रेखा कहेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, किसी आवेश का चला हुआ पथ। अब इसको कैसे परिभाषित करते हैं ये देख लीजिए आप, कि वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे निष्कोण वक्र रेखाएं हैं जिन पर वैद्युत क्षेत्र में स्थित स्वतंत्र व पृथक्कृत, ये दोनों जो वर्ड्स हैं, दोनों ये शब्द हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रेखाएं जरूर हैं, किसी का पथ जरूर प्रदर्शित कर रही हैं, लेकिन वो आवेश कैसा होना चाहिए, वो एकदम इंडिपेंडेंट आवेश होना चाहिए, यानी कि स्वतंत्र आवेश होना चाहिए, और वो पृथक्कृत होना चाहिए, यानी कि उसके ऊपर कोई दूसरा आवेश नहीं हो, उसके पास में कोई दूसरा आवेश ना हो, एकदम आइसोलेटेड हो, विलगित हो। उस आवेश का जो पथ होगा उसी को हम कहेंगे वैद्युत क्षेत्र रेखा। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं भी आपकी डिपेंड करती हैं कि वैद्युत क्षेत्र वहाँ पर कैसा है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ खेत जो होते हैं, कुछ मैदान जो होते हैं वो एकदम मैदानी होते हैं, प्लेन एरियाज होते हैं, और कहीं कहीं पर क्या होता है, उबड़ खाबड़ होता है इस तरीके से, यानी कि कहीं कहीं पर वैद्युत क्षेत्र मतलब जो क्षेत्र होगा वो एक समान होगा, और कहीं कहीं पर क्षेत्र जो होगा वो अलग अलग होगा। तो जब क्षेत्र एक समान होगा तो इसका मतलब क्या है कि जो वैद्युत बल होगा वो एक समान लगेगा, और जब वैद्युत बल एक समान लगेगा तो जो, जैसे मान लीजिए एकड़ है हमारे पास में, इस पर एक समान बल लगाइए तो ये एक सीधी रेखा में गति करेगा। लेकिन अगर आप मान लो इस पर थोड़ा सा बल लगा दी, ऊपर की ओर के नीचे की ओर लगा दी, तो ये एक वक्र के अकॉर्डिंग जो है, वक्र के अनुदिश गति करेगा। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं भी हमारी बल के अनुसार बदल जाती हैं, वो सीधी रेखाएं भी हो सकती हैं और वो वक्र रेखाएं भी हो सकती हैं। ये निर्भर करेगा कि हमारा बल कैसे लग रहा है, कैसा बल है, एक समान बल है या फिर असमान बल है। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए वे निष्कोण वक्र हैं। बेसिकली ये क्या है, वक्र हैं। अब वक्र सीधी रेखा भी हो सकती है और वक्र भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए वक्र है, इसका कर्वेचर 0 हो जाए, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई मोड़ ना हो, तो ये इसको सीधा कर दीजिए तो ये एक सीधी रेखा हो जाएगी। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, जनरल एक सामान्य परिभाषा ले लेते हैं। तो वो निष्कोण वक्र है जिस पर वैद्युत क्षेत्र में स्थित स्वतंत्र व पृथक्कृत आवेश धन परीक्षण आवेश क्या करता है, गति करता है। तो इसको कहते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखा। अब वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के बहुत सारे गुण होते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या हैं। तो वैद्युत बल रेखाओं का जो पहला गुण है वो ये है कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो हमेशा आपकी प्लस आवेश से निकलती हैं, यानी कि धन आवेश जहां पर भी होगा वहां से ये वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलेंगी, और ऋण आवेश जहां पर भी होगा वहां पर वैद्युत बल रेखाएं आपकी इंटर करेंगी। एक और बात यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि जो वैद्युत बल रेखाएं, इनकी जो दिशा होती है, इसी से हम वैद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा निकालेंगे। अभी वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे फिलहाल। लेकिन अभी क्या है कि वैद्युत बल रेखाएं प्लस से निकलती हैं और माइनस में क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं, माइनस में अंदर जाती हैं। दूसरी इनकी जो खास प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो खुले वक्र होते हैं। खुले वक्र का मतलब है, जैसे मान लो एक प्लस आवेश है यहाँ पर और एक माइनस आवेश है, अगर, और पहला वाला क्या है कि प्लस आवेश से निकलती हैं और माइनस में क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं। तो पहली ये रेखा निकली यहाँ से और ये इसमें क्या कर गई, प्रवेश कर गई। अब ये प्रवेश कर गई तो ये क्या हो गई, खत्म। अब यहाँ से दूसरी रेखा निकलेगी और यहाँ पर जाएगी और ये भी खत्म, यानी कि एक सिरे से निकलेगी दूसरे सिरे पर जाकर के ये समाप्त हो जाएगी। ये किसी भी प्रकार का राउंड नहीं करेगी, किसी भी प्रकार का बंद लूप नहीं बनाएगी, बंद वक्र नहीं बनाएगी। इसका मतलब ये है कि जब ये बंद बन ही नहीं रही है, सिर्फ इतना बन रहा है, तो इसका मतलब ये कैसा है, खुला वक्र है। कैसा वक्र है, ये खुला वक्र है। इसका मतलब वैद्युत बल रेखाएं कैसी होती हैं, खुली वक्र होती हैं, खुला वक्र होता है। ये आपको समझ में आ गया। तीसरा है, अगर वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं किसी चालक से नहीं गुजरती। इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास में कोई चालक पदार्थ है, जैसे लोहा है, तांबा है, चांदी है, तो इस वाले पदार्थ से हमारी जो वैद्युत बल रेखाएं होगी इसके अंदर कभी नहीं गुजरेंगी, इसके बाहर गुजरेंगी, फिर आपकी बाहर चली जाएंगी। डिपेंड करेगा कैसा आवेश। तो यहाँ पर कोई भी वैद्युत बल रेखा नहीं होगी, और जब वैद्युत बल रेखा नहीं होगी तो इसका मतलब क्या है, वैद्युत क्षेत्र वहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वैद्युत बल रेखाएं ही बेसिकली वैद्युत क्षेत्र की माप हैं। जब वैद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा तो वैद्युत बल रेखाएं वहाँ पर अधिक होंगी। और इसी तरीके से एक और इसमें प्रॉपर्टी है कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो किसी भी चालक की सतह के हमेशा लंबवत होती हैं, हमेशा लंबवत होंगी, यानी कि 90 अंश के कोण पर होंगी, 90 डिग्री पर होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। ये आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं किसी भी कंडक्टर के, यानी कि चालक की सरफेस के ऊपर। किसी भी, अगर आपके पास में कोई भी चालक पदार्थ है उसकी सतह पर हमेशा ये वैद्युत बल रेखाएं कैसी होती हैं, लंबवत गुजरती हैं। तो 3 प्रॉपर्टीज आपने देख ली कि ये धनावेश से निकलती हैं, ऋणावेश में प्रवेश करती हैं, यानी कि इंटर करती हैं निगेटिव चार्ज में, और इमर्ज करती हैं फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज। वैद्युत बल रेखाएं खुला वक्र होती हैं, मतलब इलेक्ट्रिक लाइन्स आर ओपन लूप, और वैद्युत बल रेखाएं किसी चालक में नहीं गुजरती। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर
passes from a conductor। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आप देखिए अगर, तो वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये जो प्रॉपर्टी है दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और इस प्रॉपर्टी के हिसाब से ही हम वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है उसको पता करते हैं। तो क्या होती है वैद्युत स्पर्श रेखा, तो आपको पता होगी कि कोई भी सतह है उस सतह से के स्पर्श करती हुई एक रेखा खींच दी जाए तो यही स्पर्श रेखा कहलाती है। इसी तरीके से मान लीजिए अगर हमारे पास में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कोण होते हैं, वक्र भी हो सकते हैं और ओपन वक्र होते हैं। तो इस तरीके से मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट P है और यहाँ पर एक पॉइंट क्या है Q है। अब ये कर्व कब बनेगा आपका, जब आपके पास में असमान बल लगेगा, यानी कि एक चार्ज है उस पर कभी ऊपर लग रहा है कभी नीचे बल लग रहा है, यानी कि असमान बल लगा। अगर एक समान बल लगा होता तो ये एक सीधी रेखा में कण हमारा गति करता है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को क्या बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स किसी पथ है, वो ऐसा पथ है जो किसी आवेशित धन परीक्षण आवेश जो कि स्वतंत्र और पृथक्कृत होना चाहिए उसके रास्ते को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो अब मान लीजिए ये कोई धन परीक्षण आवेश यहाँ पर है इस समय, तो यहाँ पर अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो इस तरीके से होगी, और अगर यहाँ पर है तो इस पर स्पर्श रेखा खींचोगे तो वो इस तरीके से होगा। अब ये जो स्पर्श रेखा है वो इस वाले बिंदु पर कितनी वैद्युत क्षेत्र है उसको प्रदर्शित करेगी, और इस वाले बिंदु पर कितना वैद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा को क्या करेगी, प्रदर्शित करेगी। क्योंकि ये जो वैद्युत क्षेत्र होता है ये एक सदिश राशि है, तो किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको यहाँ पर याद रखना है। अगली प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो वो होती है कि वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, उसका रीजन ये है कि जैसे मान लीजिए अगर P है हमारे पास में और इस पर अगर स्पर्श रेखा का खींचे आप तो ये हो जाएगी। अब इस पर कोई दूसरी जो है स्पर्श रेखा नहीं खींचेगी, यही एक स्पर्श रेखा होगी इसकी इस तरीके से। अब अगर हमारे पास में दो बल, अब चूंकि हमने बताया कि जो स्पर्श रेखा है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या कर रही है, प्रदर्शित कर रही है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रही, यानी कि जो आवेश है हमारा वो किस रास्ते पर चल रहा है उसको प्रदर्शित कर रही। अब आप ये जानते होंगे अच्छे तरीके से कि कोई एक व्यक्ति एक समय में सिर्फ एक ही रास्ते पर चल सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति जो है वो दिल्ली से मुंबई की ओर रवाना हो जाए और उसी समय वो दिल्ली से कानपुर के लिए रवाना हो जाए। वो एक ही रास्ते पर जा सकता है, या तो वो दिल्ली से मुंबई जा सकता है या दिल्ली से कानपुर जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक रास्ता लेगा, और अगर दो रास्ते हो जाएंगे जो कि असंभव है। तो हमने बताया कि अगर किसी भी वैद्युत क्षेत्र रेखा की अगर स्पर्श रेखा खींचोगे तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी, यानी कि उस आवेश के चलने की दिशा को प्रदर्शित करेगी। ये रेखा अगर मान लो दो लाइनें हैं और वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसका मतलब ये हो गया कि इस वाले बिंदु पर दो वैद्युत बल रेखाएं कार्य करेंगी, और दो वैद्युत बल रेखाएं कार्य करने का मतलब है कि उस वाले आवेश की दो गतियां हो जाएंगी, दो पथ होंगे, तभी तो दो स्पर्श रेखा खींच सकते हो। अगर इससे भी है और ऐसे भी है तो, और हमने ये बता दिया कि एक व्यक्ति सिर्फ एक समय में एक ही रास्ते पर चल सकता है। तो इसका मतलब ये है कि वैद्युत बल रेखाएं अगर एक दूसरे को काटेंगी तो किसी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो दो हो जाएंगी, और ऐसा संभव नहीं है क्योंकि एक समय में कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति या कोई भी आवेश सिर्फ एक ही गति कर सकता है। तो इस प्रकार वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, तो यही इसका कारण है। अब यहाँ पर एक देख सकते हो आप, ये जो है जैसे हमने बताया था आपको पहले वाले लेक्चर में कि प्लस और प्लस आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और इस प्रतिकर्षण का कारण होता है कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत, जैसे मान लो ये प्लस आवेश है और ये भी प्लस आवेश है, और ये इनकी लंबाई होगी वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की, क्योंकि प्लस आवेश से निकलती हैं, तो ये हमेशा लंबाई के लंबवत दिशा में, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी, इसी के अनुदिश क्या होंगी, ये सिकुड़ जाएंगी। सिकुड़ जाएंगी का मतलब है कि ये एक दूसरे से दूर हटेंगी, और जब दूर हट रही है तो इसका मतलब क्या है, इनके बीच में रिपल्शन है, प्रतिकर्षण है। कोई भी चीज़ अगर पास में जा रही है तो इसका मतलब वहाँ पर आकर्षण है, और जब दूर हट रही है तो इसका मतलब क्या है, प्रतिकर्षण होगा, यानी कि धक्का लग रहा है, यहाँ पर पुश लग रहा है। पुश होगा तो प्रतिकर्षण होगा, और पुल होगा तो आपस में आ जाएगा। तो जब दूर हट रहा है, यहाँ से आप देख पा रहे हो कि ये दोनों क्या कर रही हैं, दूर हटा रही हैं, तो दूर हटा रही हैं तो इसका मतलब क्या है, प्रतिकर्षण। तो धन आवेश या सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और इसका कारण क्या है कि वैद्युत बल रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत दूर हटती हैं। ठीक है,
और इसी तरीके से जो दूसरा है कि लंबाई के अनुदिश लचकदार डोरी की तरह क्या करती हैं, सिकुड़ती हैं। जैसे मान लीजिए एक प्लस आवेश है और एक माइनस आवेश है, तो ये लंबाई है इनकी, और इसी के अनुदिश क्या करती हैं, लचकदार डोरी की तरह सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। जैसे मान लो कोई रबड़ हो, वो सिकुड़ेगी तो वो इस तरीके से सिकुड़ जाएगी, बेंड हो जाएगी, तो इस तरीके से बेंड होती है और प्लस से निकल रही है, माइनस में प्रवेश कर रही है, इसी तरीके से ये है। तो ये जो नेचर है, ये जो गुण है, वो क्या कहलाता है आपका, कि विपरीत आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। यानी कि यहाँ पर एक तरीके का आप क्या देख पा रहे होगे कि ये पुल हो रहा है, खिंचाव हो रहा है। ठीक है, तो वैद्युत बल रेखाओं के 7 गुण हमने पढ़ लिए हैं। एक बार और रिवाइज करा देता हूँ मैं। तो वैद्युत बल रेखाओं का पहला जो गुण है वो ये है कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश से प्रवेश करती हैं। दूसरा ये है कि वैद्युत बल रेखाएं खुले वक्र होते हैं। तीसरा गुण ये है कि हमेशा ये चालक के क्या होती हैं, से नहीं गुजरती हैं। और दूसरा इसी में ये बता दिया कि चालक से हमेशा क्या होती हैं, चालक की सतह के हमेशा लंबवत होती हैं। ठीक है, अगली अगर हम बात करें तो चौथी की यह है कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर लगने वाला जो वैद्युत क्षेत्र होगा या जो भी वैद्युत क्षेत्र रेखा होगी उसकी दिशा को क्या करती है, ये प्रदर्शित करती है। फिर हमने बताया कि 2 वैद्युत बल रेखाएं कभी नहीं काटती हैं। उसका रीजन हमने बता ही दिया कि कोई भी चीज़ 2 रास्ते पर एक साथ नहीं चल सकती है। छठा हमने बताया कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं लंबाई के लंबवत सिकुड़ती हैं, यानी कि विपरीत सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और लंबाई के अनुदिश क्या करती हैं, सिकुड़ती हैं, और लंबाई के लंबवत दूर हटती हैं। तो लंबाई के लंबवत दूर हट रही है, इसका मतलब सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर देख पा रहे होगे आप। और अगर लंबाई के अनुदिश सिकुड़ रही हैं, बेंड हो रही हैं, तो इसका मतलब क्या है, विपरीत आवेश प्लस माइनस क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इस तरीके से आप वैद्युत जो है बल रेखाओं के बारे में पढ़ सकते हो। अब इसी में जो वैद्युत बल रेखाएं हमने इनको पढ़ लिया, अब इनके कुछ जो है जो ट्रेसेस हैं, कुछ ग्राफ हैं या कुछ इस तरीके से कह सकते हैं, कुछ वक्र हैं, उनको हम बताएंगे, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करेंगे। तो इसको आप इस तरीके से देखिए कि क्या है। पहला जो आप इसमें रिप्रेजेंटेशन देखोगे वो ये है, और यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि ये प्लस आवेश है आपके पास में, और इस प्लस आवेश से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या होंगी, निकलेंगी। अगर हमारे पास में कोई भी एक प्लस आवेश है जो कि सिंगल है, सिंगल जो है टेस्ट चार्ज है, और उस सिंगल टेस्ट चार्ज से जो भी फील्ड लाइंस निकलती हैं वो आपकी इन्फिनिटी को जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई निगेटिव आवेश नहीं है तो उसमें वो इंटर नहीं करेगी। और इस प्रकार से यहाँ से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, यानी कि जो भी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी, वो अनंत की ओर अग्रसर हो जाएंगी और ये कहीं पर भी समाप्त नहीं होगी। इसी तरीके से अगर हमारे पास में कोई ऋण आवेश है, निगेटिव चार्ज है, तो इस ऋण आवेश में जो आएंगी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, अगर ये आइसोलेटेड है, सिंगल है, बिल्कुल से ये सिंगल है, इसके पास कोई भी धनावेश नहीं है, तो इस पर जो वैद्युत रेखाएं प्रवेश करती हैं वो अनंत से आती हैं, फ्रॉम इन्फिनिटी से आ रही हैं इसकी ओर, और इसमें क्या कर रही हैं, प्रवेश कर रही हैं। तो अगर अनंत मतलब अनंत से तब आएंगी जब दोनों के आवेश कैसे होंगे, पृथक्कृत और सिंगल होंगे। दूसरा ये है कि जब हम बात करते हैं प्लस आवेश है और दूसरा माइनस आवेश है, तो ये भी मैंने बताया भी है आपको कि धन वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो हमेशा प्लस से निकलती हैं और माइनस से प्रवेश करती हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये इनकी लंबाई है, और इस लंबाई के अनुदिश क्या कर रही हैं, ये बेंड हो रही हैं, यानी कि सिकुड़ रही हैं। तो और इस प्रकार का नेचर क्या करता है, आकर्षण कहलाता है। और ये एक ट्रेस है जब प्लस और माइनस के चार्ज कुछ दूरी पर एक दूसरे से रखे हों। अब यहाँ पर मान लीजिए प्लस और प्लस चार्ज हो या माइनस और माइनस चार्ज हो, तो ये क्या करती हैं, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से दूर हटती हैं। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसको कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट या उदासीन बिंदु इसको कहते हैं। उदासीन बिंदु क्या है, बेसिकली उदासीन आपका मतलब है कि जैसे जानते हो कि न्यूट्रॉन है, उस पर कोई आवेश नहीं होता है, तो इसका मतलब यह है कि उसका जो चार्ज है वो क्या है, जीरो है। उदासीन होने का मतलब यह है कि उस बिंदु पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी या इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, बेसिकली इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो होगा। तो 2 सजातीय आवेश अगर एक दूसरे के पास रख दिए जाएंगे तो वहाँ उनके बीच में कहीं पर एक ऐसा बिंदु होगा जहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, यानी कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ऐसा बिंदु 2 सजा, लेकिन क्या होना चाहिए, दोनों आवेश एक जैसे होना चाहिए। अगर प्लस प्लस है तो प्लस प्लस हो, माइनस माइनस होंगे तो माइनस माइनस होंगे, क्योंकि अगर प्लस माइनस होगा तो एक से निकलेगा दूसरे में प्रवेश कर जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वैल्यू कहीं पर भी जीरो नहीं होगी। अगर समान आवेश है तो एक दूसरे से दूर हटेगा, तो इसका मतलब है कहीं पर तो ऐसा होगा जहाँ पर एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे और उस वैल्यू पर क्या हो जाएंगी, एक मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, एक जो है इस साइड में जा रहा है और एक इस साइड में जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और वहाँ पर जो परिणामी तीव्रता होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि उदासीन बिंदु वो बिंदु है जिस बिंदु पर हमारी वैद्युत क्षेत्र रेखा की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए।
अब इसका जो आखिरी ट्रेस है वो आप इस तरीके से देख सकते हो कि अगर हमारे पास जो वैद्युत क्षेत्र है उसमें जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची गई हैं वो एक दूसरे के समांतर हैं, और मतलब एक दूसरे से समांतर हैं, इसका मतलब समान दूरी पर हैं और एक जैसी हैं। तो इस प्रकार का जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसको दोस्तों हम कहते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र। एक समान वैद्युत क्षेत्र अगर कहीं पर भी है तो वहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी वो एक दूसरे के समांतर होंगी या समान दूरी पर होंगी एक दूसरे से। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, 5 ट्रेस हमने देख लिए, 5 रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देख लिए। अगर आइसोलेटेड चार्ज है तो इन्फिनिटी की, अगर प्लस है तो इन्फिनिटी की ओर जाएंगी, और माइनस है तो इन्फिनिटी से आएंगी। और अगर प्लस माइनस आवेश है तो इसी तरीके से बनेगा ग्राफ, और अगर प्लस प्लस है तो एक दूसरे से दूर हटेगा, और अगर एक समान लाइन्स है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र होगा। अब हमने ये बता दिया कि विद्युत क्षेत्र होगा, इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन बता दिए, जैसे इसी वाले ग्राफ में हम देख पा रहे थे। तो अब समस्या ये आती है कि जैसे क्या होता है, कभी कभी एक प्लस मान लीजिए 4 कूलाम आवेश है और वो किसी आवेश के पास में रखा हुआ है, और दूसरा आवेश है Q2 वो दूर में रखा हुआ है, तो ये पास वाले पर ज़्यादा बल लगने लगता है और दूर वाले पर कम बल लगता है। तो ऐसा कौन सी क्वांटिटी है, जैसे हमने बता तो दिया इलेक्ट्रिक विद्युत क्षेत्र है उसके कारण होता है, लेकिन अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करें, कैसे निकालें, मैथमेटिकली इसको कैसे सॉल्व करें। तो इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक चीज़ डिफाइन करी गई जिसका मान होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश के प्रति एकांक आवेश पर कार्यरत बल जो होता है उसी को क्या कहते हैं, आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास में कोई एक आवेश है प्लस क्यू की और एक Q0 आवेश है। ये जो टेस्ट चार्ज होता है ये इतना छोटा सा माइन्यूट चार्ज होता है कि इसके द्वारा किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का उत्पादन नहीं होता है, इस यानी कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, और इसके कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर तो होगी भी तो इतनी कम होगी कि इस वाली की इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रभावित नहीं करेगी। इसका मतलब यह है कि इसके द्वारा जो भी इस पर प्रभाव होगा हम सिर्फ वही कैलकुलेट कर पाएंगे और वही हमें करना है। तो टेस्ट चार्ज पर जो भी बल लगेगा उस आवेश, जैसे मान लो इस पर बल लग रहा है F, और जिस पर हमें निकालनी होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये याद रखना है कि जैसे मान लो Q0 पर अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो सबसे पहले इस Q0 पर बल निकाला जाएगा टोटल, और जिस आवेश पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है उसी आवेश से हम इस बल को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे 2 आवेश हैं Q और Q0, तो इनके बीच कितना बल लग रहा है और किस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, Q0 पर, तो इस वाले से हम क्या कर देंगे, उस बल को डिवाइड कर देंगे, तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता चल जाएगी। और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है और इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है, और इसको हम E बराबर F/Q0 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि किसी अगर मान लीजिए कोई बिंदु आवेश है तो उसके कारण किसी भी मतलब परीक्षण आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो सबसे पहले अभी मैंने बताया कि अगर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो उसके लिए सबसे पहले काम क्या करना होता है, हमें बल निकालना होता है। तो कूलाम के नियम से हम जानते हैं कि अगर 2 आवेश हैं तो उनके बीच में जो बल लगता है वो होता है Q1 Q2/r²। अब यहाँ पर Q1 क्या है हमारे पास में, Q है, और Q2 क्या है, प्लस Q0 है, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q इंटू Q0 क्या हो जाएगा, r²। ठीक है, अब हमने बताया कि किस पर बल निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता Q0 पर निकालनी है, तो जिस पर निकालनी होती है उसी से हम टोटल बल को क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। तो E जो होगा हमारा आ जाएगा 1/4πε0 Q0/r² और Q0, तो Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो E बराबर आ जाएगा 1/4πε0 Q/r²। और इसकी जो दिशा होगी वो वही दिशा होगी जो इस बल की दिशा होती है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा और बल की दिशा दोनों एक दिशा ऐसे होंगे, तो न्यूटन प्रति कूलम। तो किसी बिंदु आवेश के कारण, कौन सा आवेश है, स्मॉल q, तो स्मॉल q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो सिर्फ उस आवेश के मैग्नीट्यूड पर निर्भर करेगी, उसके परिमाण पर निर्भर करेगी, और जिस पर निकालनी है उसकी और जो स्रोत है उसके बीच की दूरी को प्रदर्शित करेगी। तो ये जो Q है जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकलती हैं इसको हम कहते हैं स्रोत आवेश, या स्रोत कहते हैं, स्रोत विद्युत क्षेत्र का, और जिस पर निकालनी होती है उसको कहते हैं परीक्षण आवेश हो जाएगा। जिस पर कैलकुलेट करनी है उसको परीक्षण आवेश, और जिससे विद्युत क्षेत्र रेखा निकल रही है या जिसके कारण उत्पन्न हो रही है उसको कहते हैं स्रोत आवेश। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो जो समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव की,
और वायु द्विध्रुव के कारण वायु क्षेत्र की तीव्रता अच्छी निरक्षी स्थिति में और उसके कारण टॉर्क जो होता है उसके बारे में कैलकुलेट करेंगे। फिर उससे अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे गॉस की प्रमेय और कुछ न्यूमेरिकल्स की। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।